बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ मजहर है और मैं इंग्लिश के मजमून के लिए क्लास 6 का टीचर हूँ। इस वक्त हम यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं, अ ग्रेट ट्रेन जर्नी। कल हमने इसकी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की लिस्ट डिस्कस की थी लॉन्ग विद देयर मीनिंग, और उसके अलावा हमने एक्सरसाइज A1 के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। आज हम एक्सरसाइज A2 करेंगे, B1 करेंगे और C में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन नाउन की एक इम्पॉर्टेंट टाइप कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आज के SLOs स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस लेक्चर के एंड पर हमें क्या तवक्को है कि आप क्या सीख सकेंगे। After going through today's lecture, the students will be able to understand the words that seem confusing to them because of their same meaning. आप उन अल्फाज को समझ सकेंगे जो आपको परेशान करते हैं, क्योंकि उनके कमोबेश मानी एक जैसे होते हैं। नंबर 2, locate an odd word out of a given list. आपको एक फेहरिस्त प्रोवाइड की गई है, उसमें से तकरीबन बाकी तमाम अल्फाज एक जैसे मानी रखते हैं, लेकिन एक लफ्ज ऐसा है जो मुख्तलिफ मानी रखता है, वो ऑड वर्ड है। हमें उस ऑड वर्ड को लोकेट करना सीखना है और उसे बाकी लिस्ट से अलग करना है। नंबर 3, अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ नाउन दैट इज कलेक्टिव नाउन, और हम नाउन की एक अहम किस्म के बारे में जानेंगे और वो है कलेक्टिव नाउन। एक्सरसाइज A2 को देखते हैं जी। लुक एट दीज वर्ड्स: स्टार्व, कंज्यूम, डिवोर, स्नैक, निबल, गॉबल, फीस्ट, मंच एंड च्यू। आप देख सकते हैं कि कमोबेश तमाम तर अल्फाज ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से खाने के अंदाज से ताल्लुक रखते हैं। आपको उनके मीनिंग जानने के लिए अपने वोकैबुलरी को बूस्ट या इन्हांस करना पड़ेगा। जब तक आपकी वोकैबुलरी इन्हांस नहीं होगी, इम्प्रूव नहीं होगी, तो शायद आप इस तरह की लिस्ट में से ऑड वर्ड्स को लोकेट नहीं कर सकेंगे। सो वी हैव स्टार्व, कंज्यूम, डिवोर, स्नैक, निबल, गॉबल, फीस्ट, मंच एंड च्यू। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इन तमाम तर अल्फाज के मानी लिख दिए हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टार्व, बी हंग्री, गो विदाउट फूड, भूखा होना या खुराक के बगैर रहना, यानी भूख का लगना, ऐसी भूख जो लगातार हो, मुसलसल हो। कंज्यूम, ईट इमॉडरेटली। इमॉडरेटली का क्या मतलब है बेटा? कि बेतदाल अंदाज में, बेहंगम अंदाज में कुछ खाना। डिवोर, ईट ग्रीडली, लालच के साथ खाना। स्नैक, ईट लाइटली, कम खाना, थोड़ा खाना। निबल, ईट जेंटली, धीमे अंदाज में खाना। बाइट ऑफ एवरी स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों को कंज्यूम करना, इस्तेमाल करना, खाना। गॉबल, ईट हेस्टली, तेजी से खाना। विदाउट प्रॉपर च्यूइंग, बगैर चबाए। और ये चीज बहुत खतरनाक है बेटा। हम जितना बड़ा लुकमा बगैर चबाए अपने स्टमक में ले जाते हैं, हमारे स्टमक को उसे डाइजेस्ट करने में उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। लिहाजा प्रॉपर च्यूइंग के साथ बाकायदा खुराक को चबाकर खाना चाहिए। फीस्ट, ईट इन अ बैंक्वेट, किसी बड़ी दावत में खाना। मंच, ईट नॉइजली, आवाज पैदा करते हुए खाना। जैसे आप क्रैकर्स या चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसको चबाने के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज मंचिंग। और फिर च्यू, बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग विद टीथ, यानी आप खुराक का लुकमा लेते हैं और दांतों से प्रॉपरली चबाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। विच इज द ऑड वन आउट, वाई। ये हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है B1 का। कि इन तमाम 9 अल्फाज की फहरिस्त में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऑड है, जो दूसरे अल्फाज से मानी के एतबार से मुख्तलिफ है। सो आंसर इज स्टार्व इज द ऑड वन आउट। द अदर वर्ड्स आर वेज ऑफ ईटिंग, whereas starve means to suffer or die from hunger. स्टार्व वो वर्ड है जो ऑड है, बाकी सारे अल्फाज जो हैं वो खाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जबकि स्टार्व का मतलब ये है कि आप भूख का शिकार हों या भूख की वजह से हलाक हो जाएं। अब
इसकी एक्सरसाइज बी क्या है? पिक 3 ऑफ द वर्ड्स अबव एंड यूज ईच वन इन अ सेंटेंस। हमें ऊपर दिए गए जो 9 अल्फाज हैं उनमें से कोई से 3 अल्फाज का चुनाव करना है और उसको उन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। डेफिनेटली हम स्टॉप को इस्तेमाल नहीं करेंगे जुमले में, क्योंकि स्टॉप ऑड वर्ड है। हमें उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है जो सेम कमोबेश एक जैसे मानी रखते हैं। और हमें 3 जुमले बनाने का कहा गया है, लेकिन आई वुड अप्रिशिएट और आई वुड इंस्टिगेट स्टिमुलेट यू बॉयज कि आप जब भी इस तरह की कोई एक्सरसाइज आए, आपको वाय से जमा बनाने हो, अल्फाज मुतदाद बनाने हो, आपको जुमले बनाने हो, तो कोशिश कीजिए कि उस मश्क में दिए गए तमाम अल्फाज का मुतदाद या उनके जुमले वगैरह बनाइए। इम्तिहान के हवाले से तो ठीक है कि अगर आपको 15 में से 10 अल्फाज के जुमले बनाने का कहा जाता है तो वहां आप 10 अल्फाज के ही जुमले बनाइए। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में जब आप होमवर्क कर रहे हैं या आपको कोई असाइनमेंट दी गई है तो कोशिश कीजिए कि आप तमाम तर अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर लें। जुमले बनाने की ये आदत बाद में इंशाअल्लाह लतीफ़ आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और एक और पॉइंट भी है कि इन 8 अल्फाज में से यानी कंज्यूम, डिवोर्स, स्नैक, निबल, गॉबल, फीस्ट, मंच, च्यू, इनमें से किस वर्ड को एग्जामिनर इस पूरी लिस्ट में से आपको आपके पेपर का हिस्सा बना देता है, यू नेवर नो। सो लेट्स सपोज अगर आपने कंज्यूम, डिवोर्स और स्नैक का जुमला बनाया है और एग्जामिनर गॉबल का, फीस्ट का या मंच का या च्यू का लफ्ज जो है वो पेपर में दे देता है, सो यू विल फाइंड योरसेल्फ अ बिट कंफ्यूज और आपको जुमला बनाने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे हैं, अगर आप बहुत सारे जुमले लगातार बनाते रहे हैं, तो यकीनन ये आपके लिए एक आसान प्रोसेस होगा। सो लेट्स लुक एट दीज सेंटेंसेस। कंज्यूम, सम पीपल कैन कंज्यूम अ पाउंड ऑफ मीट एट अ टाइम। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक वक्त के खाने में 1 पाउंड गोश्त खा सकते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, यानी बेहंगम अंदाज में खाते हैं, तो वो 1 पाउंड गोश्त भी एक वक्त में खा सकते हैं। डिवोर, ही डिवोर्ड 4 सैंडविचेस इन अ फ्यू मिनट। वो लालच के से अंदाज में चंद मिनटों में 4 सैंडविचेस खा गया। स्नैक, ही नेवर लूजेज हिज वेट। वो कभी भी अपना वजन घटा नहीं पाता, बिकॉज ही स्नैक्स बिटवीन मील, क्योंकि वो अक्सर खानों के बीच में भी कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। निबल, शी जस्ट निबल्स एंड नेवर ईट्स अ फुल मील। वो सिर्फ चखती है और कभी भी पेट भर के भरपूर खाना नहीं खाती। गॉबल, डोंट गॉबल योर फूड। गॉबल तेजी से खाने को कहते हैं, बगैर चबाए को। डोंट गॉबल योर फूड, बगैर चबाए जल्दी जल्दी अपना खाना मत खाओ। आई कैन वेट यू टू फिनिश, मैं तुम्हारा खाना खत्म करने का इंतजार कर सकता हूँ। फीस्ट, ही फीस्टेड along with some of his childhood friends। उसने अपने कुछ बचपन के दोस्तों के साथ एक बड़ी दावत में खाना खाया। मंच, द चिल्ड्रन मंच द क्रैकर्स। बच्चों ने क्रैकर्स को आवाज पैदा करते हुए खाया। मंचिंग हमने अभी डिस्कस किया कि टू ईट नॉइजली मंच का मतलब होता है। सो जब आप क्रैकर्स खाएंगे तो नेचुरली उसकी आवाज पैदा होगी। च्यू योर फूड एंड डोंट स्वॉलो इट। अपनी खुराक को चबाओ और इसको डायरेक्टली निगलो मत। सो आपने देख लिया कि कमोबेश हमने हर लफ्ज को जुमले में इस तरह इस्तेमाल किया बेटा कि उसका मीनिंग, जो उसका मानी है, वो वाज़ेह हो रहा है। सो दिस शुड बी योर प्रैक्टिस एज वेल। कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप जुमला बनाएं तो उसके अंदर प्रॉपर, उस जुमले के अंदर उस लफ्ज का इस्तेमाल ऐसा हो कि उसके मानी भी वाज़ेह हो जाए। स्लाइड नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। वर्किंग विद वर्ड, ये एक्सरसाइज बी है, एक्सरसाइज B1। इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं जो आपको फिल करनी है। अगेन अगर आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव्ड है और आप जुमलों का इस्तेमाल, जुमले बनाने की प्रैक्टिस करते रहे, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करते रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। आसानी इस हवाले से भी है कि नीचे हमें इस एक्सरसाइज की एक लिस्ट दे दी गई है और उस लिस्ट में से हमें 2 लफ्ज को चुनकर इस ब्लैंक में फिलअप करना है। मैं ऑलरेडी सोल्यूशन दे चुका हूँ नीचे, और ये जो नीचे सोल्यूशन है स्लाइड्स के, ये जो ए से लेके और बी सी डी ई एफ, ये जो अल्फाज लिखे गए हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है।
यूनिट में से लिए गई ही चंद जुमले हैं, तो उनको हम फिल करके देखते हैं। Soon there were other tracks, a railway siding and a stationary goods train. अच्छा, स्टेशनरी के वर्ड में बेटे ये पेयर ऑफ वर्ड्स में अमूमन इस्तेमाल होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। STATIONARY स्टेशनरी, साकिन या रुकी हुई चीज को कहते हैं, ऐसी चीज जो हरकत नहीं कर रही। लेकिन अगर यही वर्ड STATIONERY के साथ हो, यानी ERY की बजाय ERY हो, तो इसका मतलब वो स्टेशनरी है जो आपके पढ़ने लिखने से जो आपकी बुक स्टोर से आपको मिलती है। Soon there were other tracks, a railway siding and a stationary good train. जल्द ही वहाँ दूसरे ट्रैक्स थे, एक रेलवे साइडिंग भी थे। स्टेशन से पहले रेलवे पटरी के दोनों तरफ जो कंक्रीट का पथरीला रास्ता बन जाता है, इससे पहले कि गाड़ी प्रॉपरली रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो, यह सब होता है जब गाड़ी की रफ्तार सुस्त हो रही होती है, तो स्टेशन से पहले दोनों अतराफ में कंक्रीट का फर्श होता है, उसे साइडिंग कहा जाता है। एंड अ स्टेशनरी गुड ट्रेन, और फिर एक रुकी हुई मालगाड़ी। गुड ट्रेन ऐसी ट्रेन को कहते हैं मालगाड़ी जिसमें सामान लाया ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। बी, साजिद फेल अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन मतलब पेश की किसी चीज को सोचने की या उसको प्रेडिक्ट करने की सलाहियत या एहलियत को कहते हैं। The number of railway lines, C, the number of railway lines dash cross spread out in different directions increased. रेलवे लाइन्स की तादाद बढ़ गई, क्रॉस यानी एक पटरी दूसरी पटरी में से गुजरी, स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और फिर पटरियां रेलवे लाइन्स जो हैं वो मुख्तलिफ सिमतों में फैल गई। नंबर डी, he was so dashed that he almost fell out of the compartment. Astonished, ये साजिद की हैरत का जिक्र है। साजिद इस कदर हैरान हुआ कि वो तकरीबन रेलगाड़ी के डब्बे से गिरते गिरते बचा। Number E, he did not want the ticket driver asking him awkward questions. Awkward question, ऐसे सवालात, वैसे तो awkward फजूल को कहते हैं, लेकिन यहाँ awkward से मुराद ऐसे सवालात जो कि साजिद को परेशान करने वाले हों। तो वो नहीं चाहता था कि टिकट ड्राइवर जो है वो उससे मुख्तलिफ किस्म के फजूल किस्म के सवालात पूछे। Shrugging his shoulders, Sajid dashed down the road to the बाजार। Sauntered, अपने कंधों को उचकाते हुए साजिद बाजार की तरफ चहलकदमी के से अंदाज में चल दिया। यह उस वक्त है जब साजिद एंग्रली स्टेशन पर उतरकर लोगों को देखता है कि जहां से वो चला था, यानी अपने होम टाउन से, तो एक सर्कुलर रूट से ट्रेन वहीं वापस आ गई, और इस वजह से साजिद को थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन फिर वो ये कहकर अपने आप को उसने दिलासा दिया कि उसने एक फ्री राइड को एंजॉय किया था। सो ही सॉन्टर्ड डाउन द रोड टू द बाजार, लिहाजा वो चहलकदमी के से अंदाज में बाजार की तरफ चल दिया। ब्लैंक, लास्ट ब्लैंक में सॉन्टर्ड आता है। लेट्स मूव टू स्लाइड नंबर 8। अब हम कलेक्टिव नाउन्स को डिस्कस करेंगे बेटा। कलेक्टिव नाउन्स की एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके अलावा कुछ और टाइप भी हैं। कल के लेक्चर में भी हम इंशाल्लाह नाउन की एक और इम्पॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन: कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्संस एंड थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। कलेक्टिव नाउन अशिया के या अफराद के ग्रोहों के नाम को कहते हैं जो एक ही किस्म के हों। एज अ ग्रुप, चूंकि एक ग्रुप के तौर पर होते हैं, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद देम, हम इनके साथ एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वेदर इट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब और अ मेन वर्ब। खा ये हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। ऑक्सिलरी वर्ब बेटे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, रेड, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और मेन वर्ब्स ऑब्वियसली वो वर्ब्स जिनकी फॉर्म बनाई जाती है, जिनकी फर्स्ट, सेकंड, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है, उनको हम मेन वर्ब के तौर पर रखते हैं। ये जुमले में सब्जेक्ट के बाद होते हैं। अगर आपके जुमले में ऑक्सिलरी वर्ब भी है तो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आप मेन वर्ब को प्लेस करते हैं। इसकी एग्जांपल्स: द क्लास एंजॉयड इट्स ट्रिप टू म्यूजियम। क्लास ने म्यूजियम का जो अपना
दौरा था, ये जो अपनी सैर थी, उससे बहुत लुत्फ उठाया। आप देख सकते हैं हमने इट्स का प्रोनाउन इस्तेमाल किया है क्लास के लिए। क्लास अगर जाके ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक तालिब इल्मों का एक मजमूए का नाम जो है वो क्लास कहलाता है, लेकिन हमने उसके लिए इट्स यानी सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल किया। सिंगुलर प्रोनाउन से मुराद ये है कि जो ही, शी, इट या आई है, ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, जबकि वी, यू और दे ये प्लूरल प्रोनाउन होता है। यू को हम सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन दोनों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। द ऑडियंस वॉज क्वाइट अम्यूज्ड बाय द परफॉर्मेंस। ऑडियंस किसी जगह जो किसी हॉल में, किसी थिएटर में मौजूद लोगों को कहते हैं जो कोई परफॉर्मेंस सुन रहे हों। सामून इसके लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेट्स सपोज आपके यहाँ कोई तकरीरी मुकाबला है या कोई क्विज कंपटीशन है, तो हिस्सा लेने वालों के अलावा बाकी हॉल में मौजूद लोग जो कि इस परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उन्हें हम ऑडियंस कहते हैं। द ऑडियंस वाज क्वाइट अम्यूज्ड बाय द परफॉर्मेंस। ऑडियंस इस परफॉर्मेंस से, इस जो नुमाइश है या जो भी परफॉर्म किया गया है, जो भी दिखाया गया है, उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। स्लाइड नंबर 9, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की कुछ और एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है बेटा क्राउड। क्राउड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कहते हैं, लोगों की एक बड़ी सी तादाद। लेट्स सपोज अ क्राउड ऑफ पीपल आउटसाइड द क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम के बाहर लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम। मॉब अ डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल। ये भी क्राउड ऑफ पीपल ही होता है, यानी लोगों का हुजूम ही होता है, लेकिन डिसऑर्डरली यानी बेतरतीब, बेहंगम। अमूमन ऐसे लोग जो टोलियों में बटे हुए हों और मुख्तलिफ किस्म की हरकत कर रहे हों, वायलेंस टाइप हरकत कर रहे हों, उनको मॉब कहा जाता है। जूरी अ ग्रुप ऑफ जजेस। जजों का एक मजमुआ जो एक ही मुकदमा सुन रहा हो और उन्होंने मिलकर अपना जॉइंट वर्डिक्ट, एक फैसला सुनाना हो। आर्मी हम सब जानते हैं, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी सोल्जर्स के ग्रुप को कहा जाता है। नेशन, कॉम, ह्यूज मास ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री। लोगों का एक बहुत बड़ा मास, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो एक मुल्क में रहते हो, यानी अब पाकिस्तान के हर इलाके में रहने वाले लोग एक नेशन है। तो पूरे पाकिस्तान के लोग मिलकर एक नेशन यानी एक कौम कहलाएंगे। बैंड, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस यानी मौसीकार जो गाना गाने वाले होते हैं, उनका एक ग्रुप। क्लस्टर, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग। जैसा क्लस्टर ऑफ ट्रीज होता है, झुंड जिसे आप उर्दू में कहते हैं, जो एक ही जैसी चीजों का जो ग्रो होता है उसको हम क्लस्टर कहते हैं। स्टाफ, a body of teachers and administrators in a school typically or at a college or at a university, यानी उस्ताद या एडमिनिस्ट्रेटर जो स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का इंतजाम चलाने वाले लोग होते हैं, उनके मजमूए को स्टाफ कहा जाता है। फर्नीचर, आर्टिकल्स मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक और मेटल। कुर्सियां, मेज, अलमारियां, या अगर आप अपनी क्लास में देखें तो वो चेयर जिन पे आप बैठते हैं, टीचर की एक टेबल है, एक चेयर है, ये सब चीजें फर्नीचर में आती हैं। स्लाइड नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं बेटा और रिकैप करते हैं आज के लेक्चर का। We often come across a list of words with almost the same meaning. We need to enhance our vocabulary for their proper usage in a sentence. We should also be able to locate any odd word out of a list. We often come across a list of words. हमारा अक्सर ऐसे अल्फाज की एक ऐसी फहरिस्त से वास्ता पड़ता है with almost the same meaning, जिनके माने तकरीबन एक जैसे होते हैं। We need to enhance our vocabulary for their proper usage in a sentence. और जुमले में उनके बाकायदा मुनासिब इस्तेमाल के लिए हमें अपने ज़ख़ीरा अल्फाज को, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने की, इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वी शुड ऑल्सो बी एबल टू लोकेट एनी ऑड वर्ड आउट ऑफ अ लिस्ट। हमें इस काबिल भी होना चाहिए कि अगर उस फहरिस्त में कोई ऐसा लफ्ज़ है जो माने के एतबार से बाकी तमाम अल्फाज से मुख्तलिफ है, तो हम उसे अलहदा कर सकें। नंबर 2, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर, collection or group of persons or things taken together and spoken of as one whole. We use singular verb with a collective noun. Collective noun जो है वो एक मजमुआ होता है या
ग्रुप होता है, ग्रो होता है अशिया का या अफराद का, जिसके बारे में जब बात की जाती है या जिसके बारे में जब वो तस्वुर कायम किया जाता है तो वो एक चीज का तस्वुर होता है। वी यूज सिमिलर वर्ब विद द कलेक्टिव नाउन, हम हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ वाहिद इसम का इस्तेमाल करते हैं। ओके बेटा, आपके लिए एक होम असाइनमेंट है, एक नहीं इनफैक्ट 2 होम असाइनमेंट्स है। मेक एटलीस्ट 2 लिस्ट विद वर्ड्स दैट हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। आपको 2 ऐसी लिस्ट बनानी है जिनका माने तकरीबन एक जैसा हो। मेक एन ऑड वर्ड अ पार्ट ऑफ बोथ द लिस्ट, और एक ऐसा ऑड वर्ड भी दोनों लिस्टों में मौजूद होना चाहिए जो अपने मानी के हवाले से बाकी सारी लिस्ट से मुख्तलिफ हो। आपको उस वर्ड को लोकेट करके दिखाना है। बाकी सारी लिस्ट के कमोबेश एक जैसे मीनिंग होते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, जैसे हम मेहनती के लिए हार्ड वर्किंग का अगर लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं तो इंडस्ट्रियस का वर्ड भी मेहनती के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की कोई सी भी 2 लिस्ट आपको बनानी है और उनमें एक ऐसा वर्ड आपको शामिल करना है जो कि और होगा। आपको उस वर्ड को लोकेट करना होगा जो मानी के हवाले से बाकी लिस्ट से डिफरेंट है। नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 कलेक्टिव नाउन्स अदर देन दोज गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ योर बुक और दोज डिस्कस्ड टुडे। अब आपको कम से कम 10 कलेक्टिव नाउन्स की एक लिस्ट बनानी है और ये कलेक्टिव नाउन्स वो होंगे जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनके अलावा या उन कलेक्टिव नाउन्स के अलावा जो आज हमने स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं। हमने क्लास के मुतालिक, मॉब के मुतालिक, क्राउड के मुतालिक, नेशन के मुतालिक बात की। इनसे हटकर आपको 10 कलेक्टिव नाउन्स की एक लिस्ट बनानी है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच नाउन एज वेल, और फिर आपने हर एक नाउन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देना है कि वो कलेक्टिव नाउन अगर ग्रुप है या कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पीपल है तो वो कौन सी थिंग्स या पीपल है, वो लोग कौन है या वो अशिया कौन है जिनके मजमूए को एक कलेक्टिव नाउन का नाम दिया गया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो मैं पीरियड के दौरान इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऑनलाइन रहूँगा। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के हवाले से किसी भी किस्म का झिझक का मुज़ाहरा ना किया कीजिए बेटा। अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फौरन उस चीज़ के हवाले से सवाल करके अपनी एम्बिग्विटी को, अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लें जो आपको समझ नहीं आई है। और सवाल पूछने के हवाले से कभी भी झिझकना नहीं चाहिए, वेदर यू आर इन्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम और जैसे कि आप खैर से इस वक्त अपने घर पर हैं। सवाल पूछने के हवाले से कभी भी किसी भी किस्म की झिझक का इजहार ना किया कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।